सेगमेंट है निकले तेरी तलाश में और किताब है ए ग़ज़ाल शब। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में गुफ्तगू का सिलसिला तार साहब के साथ जारी है। मौजू जो गुफ्तगू है वो उनकी किताब है ए ग़ज़ाल शब। ए ग़ज़ाल शब जो है वो बहुत ही कमाल किताब है। सोवियत यूनियन के पस मंज़र में लिखी गई है, कैसे उस निज़ाम को अरूज हासिल हुआ, कैसे कुछ लोगों ने ख्वाब देखे, कैसे वो ख्वाबों की सरजमीन की तरफ उन्होंने सफ़र इख्तियार किया और उसके बाद जब इनेदाम हुआ, मुनदिम हुआ वो पूरा निज़ाम जो है, तो उसके बाद वो कैसे वापस अपने वतन को 40-45 साल बाद लौटे। तो यहाँ पे जो कुछ भी था वो उनके लिए अजनबी था और ये एक कमाल दास्तान है, बहुत ही कमाल नावल है। और कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहते हैं कि तार साहब के जो फ़न का अरूज है वो ए ग़ज़ाल शब है। तो ए ग़ज़ाल शब जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। तार साहब से जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी है। तो तार साहब, इस नावल के अंदर जिस जिप्सी का आपने जिक्र किया है, और जिप्सी आपके जो ये नावल है ए ग़ज़ाल शब, उसमें बहुत ही ताकतवर किरदार है। यह शायद इसलिए ताकतवर है कि आपके किसी भी नावल के अंदर या किसी भी सफ़रनामे के अंदर जब भी जिप्सी का या किसी खाना बदोश का जिक्र आता है तो ये आपके अंदर की शायद कोई खाना बदोशाना किस्म की खसूसियात हैं जिसकी वजह से वो किरदार बहरहाल मजबूत होता है। तो जितने भी आपके जिप्सीज़ हैं, जितने भी नावलों में भी और आपके सफ़रनामों में भी, वो सारे के सारे किरदार ही बड़े मजबूत हैं। और इसी तरह ए ग़ज़ाल शब का ये जो जिप्सी का किरदार है ये बहुत ही कमाल किरदार है। आप कहते हैं कि वो अंदरूनी लाहौर जो है वो फिरती रहती थी। अच्छा, आपने मुख्तलिफ जगहों पे एक जिप्सी का जिक्र किया है जिसके बारे में आप कहते थे कि वो आपके घर आया करती थी और खाना बदोशों के गीत सुनाया करती थी। सो जो ए ग़ज़ाल शब की जिप्सी है ये मतलब वही है, यानी उसी से मुतासिर हो के फिर आपने ये वही उसी को किरदार में ढाला है ए ग़ज़ाल शब में, जो आपके घर आया करती थी और खाना बदोशों के गीत सुनाया करती थी। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि कहीं मैंने इसकी तफसील लिख दी है। बुनियादी तौर पे वो हंगरी की थी और जिस तरह शालात है ना मजीद अमजद की, मतलब दुनिया देखने के लिए निकली, देश देश के मौसम उनसे सेंचने को अपने आप को निकली, तो इस किस्म की कोई रूह थी। वो वहाँ पे तुर्की भी रही, ईरान भी रही। मुझ तक इस तरह वो आ गई कि भाई वो इस्लामाबाद में किसी फैमिली के पास रहती थी, तो वहाँ पे मेरी किताबें भी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे एक मुसन्निफ है, तो उन्होंने जिप्सी नाम की एक किताब लिखी, तो उन्होंने उसको सुनाई। तो फिर वो मुझसे मिलने के लिए आई और उसके बाद 2-3 माह वो आती रही और गिटार होती थी उसके ऊपर, और वो जिप्सी गाने मुझे सुनाया करती थी, मेरे बच्चों को भी सुनाया करती थी। तो वहाँ से फिर मैंने ड्राइव किया उसका किरदार, उसको आगे फिक्शनलाइज किया नेचुरली। ठीक है, लेकिन ये जो खाना बदोशों के गीत बहुत सारे हमें मिलते हैं आपके इस नावल ए ग़ज़ाल शब में, ये गीत मैंने एक्चुअली ये सवाल दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमने एक सवाल हमने किताब कैलाश पे, चित्राल दास्तान पे भी जब प्रोग्राम किया या उससे पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि पता बाद में ये चलता है कि वो गीत जो हैं वो आपने खुद लिखे हैं। तो अब इसमें खाना बदोशों के गीत हैं। ये जो खाना बदोशों के गीत हैं, ये अगेन फिर मेरा सवाल यही होगा कि ये आपने खुद लिखे हैं या मरकज़ी ख्याल जो है वो इसी जिप्सी से लिया है जो आपको मिलने के लिए आया करती थी, या फिर ये बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी हैं जो जिप्सी ने ये वो जो खाना बदोश लड़की है वो जो गीत सुनाया करती थी, ये एज इट इज़ उसकी कॉपी हैं या ये आपने खुद तहरीर की है? बुनियादी तौर पे एक गीत है, अच्छा, जो उसने मुझे सुनाया था, और वो था बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि मतलब कि जाहिर है कि जो प्रोपेगेंडा करता है नाम उसी का होता है। तो जो हॉलोकॉस्ट हुआ सिर्फ यहूदियों का नहीं हुआ था, बल्कि वो रोमा जिप्सीज का भी हुआ था। उसने लाखों की तादाद में जिप्सीज भी मार दिए थे हिटलर ने, और इन इलाकों के बहुत सारे बाशिंदों को मारा था। चुनांचे उनका कहीं तज़किरा नहीं होता क्योंकि वो भी डाग थे, तो इसलिए उनका मतलब है कि उनको भी उन्होंने हलाक किया नाज़ीज़ ने। तो उसके हवाले से एक गीत था। अच्छा। और उसमें कुछ ऐसा था कि हमने क्या कसूर किया इस बंदे का कि ये हमारी जान के दर पे है। अदरवाइज़ वो ये होता है कि मुझे आप कोई भी नावल जो लिखना है, बेसिकली यू आर ए कंपोज़र, रिदम का काम है ना, एक आपने एक जो होती है सिम्फनी, तो उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है,
और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के कि कौन सा कैरेक्टर कब आएगा, कब उसको धीमा करना वगैरह वगैरह। तो इसी तरह वो मेरे अंदर एक लेट्स सी के भाई मेरे अंदर वो जो एक कंपोज़र की रिदम जो है आगे ही उसकी थोड़ी सी है। चुनांचे आप मुझे किसी नौइयत के भी कोई गीत या कोई शायरी भी अगर आप बताएं तो मैं बैन ही ऑलमोस्ट उसी किस्म के गीत लिख सकता हूं। तो ये सारे गीत जो हैं ये मैंने लिखे हुए हैं और भी मतलब पखेरू में भी इसी तरह ही है, बहुत सारा सिलसिला है। बल्कि मुझे याद आता है कि मॉर्निंग ट्रांसमिशन में जब करता था, जब कुछ और सब्जेक्ट नहीं सूझता था तो मैं कोई एक आज़ाद सी नज़म लिख लेता। मतलब एक मुझे सिल्वर लूमड़ी जो थी, लूमड़ी मतलब है कि सिल्वर रंग की हो, बहुत ही खूबसूरत जानवर, तो वो मरी पड़ी देखी तो मैंने उसके ऊपर एक नज़म लिखी। तो वो बाद में उसके ऊपर इतराज़ हो गया कि तार साहब ये शायरों के साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं क्योंकि उनके शेर सुनाते हैं या उनकी नज़में सुनाते हैं, उनका नाम नहीं लेते। तो फिर मुझे इकरार करना पड़ा कि जी वो मैं यहीं बैठ के लिख लेता हूँ। चुनांचे ये तमाम जो हैं खाना बदोशों के गीत वो मैंने लिखी है क्योंकि मैं खुद भी तो खाना बदोश। तो तार साहब आपने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के हवाले से इस नावल में लिखा है कि वो एक ख़ास एक घर था जो कि प्यूटन जो है, प्यूटन के घर के साथ उसके हमसाए में एक पाकिस्तानी का घर था जहाँ पे ये लोग ठहरा करते थे। तो ये जो पाकिस्तानी का घर था ये कोई हकीकी किरदार था वहाँ? जी बिल्कुल, ये हकीकी किरदार है और उसका नाम भी है और मास्को की सफ़ेद रातें जो सफ़रनामा है, अच्छा। उस किरदार यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, यही वाक़या उसकी ज़ुबानी लिखा हुआ है कि वो वहाँ ठहरा करते थे। तार साहब खाना बदोशों के हवाले से काफ़ी तफसील से हमारी बात आपके साथ होती रहती है। खाना बदोशों का जिक्र जो है आपकी हर दूसरी किताब में आ जाता है, तो इस हवाले से जिक्र होता रहता है। महमूद बूटी और बाबू साबू के हवाले से आपने जिक्र किया है कि इसके मबैन दरियाए रावी के किनारे पे खाना बदोश हुआ करते थे जिनको एक मखसूस नाम दिया जाता था। तो ये क्या रवायत थी, ये कब यहाँ पे बसे और फिर ये कब यहाँ से चले गए? मेरा ख्याल है अब भी वो होते हैं, रावी के साथ इर्द गिर्द होते हैं और उसकी जो बुनियादी इंफॉर्मेशन वो मैंने मजीद शेख से हासिल की क्योंकि उनका बहुत काम है जिप्सीज़ पे, यही मेरा ख्याल कैम्ब्रिज में यही कर रहे हैं और लाहौर के साथ। और वो मैंने ये लिखा भी है कि उन्हीं की तहकीक थी कि इटली में जो जिप्सीज़ हैं उनका डीएनए लिया गया है और यहाँ पे रावी किनारे जो चंगर जिनको कहते हैं या वो जो होते हैं ना चीथड़ों वाले टेंटों में रहते हैं और मुख्तलिफ खुराकें का, तो उनका जब डीएनए लिया गया तो वो एक ही था, यानी ये एक ही लड़ी है। अब जिप्सीज़ के बारे में ईस्ट पंजाब में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, हमारे यहाँ बहुत कम हुई है, वरना ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उनकी ज़ुबान जो है अमेजिंगली उसमें पंजाबी के बड़े लफ्ज़। चुनांचे ये भी कहा जाता है कि वो सरगोदा है उनका ताल्लुक, राजस्थान भी बताया जाता है क्योंकि फिलिप हिट्टी की जो एक बहुत मुस्तनद मेरी फेवरेट है हिस्ट्री ऑफ अरब्स, उसमें एक इंसिडेंट के खलीफा जो हारून रशीद है उसके दरबार में उनके जो थे मुलाजिम वगैरह वो कोई ख़वातीन और बंदों को ले आए कि जी ये हमें मिले हैं, ये जो है ईरान की वो जो आबनाए ईरान है या उसको शातुल अरब वगैरह भी कहते हैं, तो ये किश्तियों के ज़रिए वहाँ लंगर अंदाज हो रहे थे गैर कानूनी तौर पे, तो पता नहीं कौन है। तो हम इसलिए इनको ले आए हैं कि इनके लिबास बड़े इंटरेस्टिंग हैं, यानी वो रंगारंग के लिबास थे। तो हिट्टी ये लिखता है कि ये बेसिकली देवर जाट्स, ZATS, और अरबी में था चूँकि तो वो उसका मतलब वो जाट थे। आई डोंट नो कि वो जाट थे या नहीं थे, हमारे तो अब आओ-अजदाद ऐसे नहीं थे, अब मैं निकल आया हूँ तो अलग बात। तो वो ये सारे इधर से ही गए हैं, राजपूताने से, सरगोदे से, और इनका एटीट्यूड भी वैसे ही रोमा जिप्सीज जिनको कहते हैं। और उन्होंने फिर इनको अपनी सरहदों पे आबाद कर दिया। सरहदें जब फैलती गई तो ये आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में सरायत कर गया। अब पूरे यूरोप में, रोमानिया में बहुत ज़्यादा हैं, स्पेन में भी हैं, वारों में रक्स करते हैं, उसका मैंने तज़किरा किया है। इधर इटली हंगरी में बहुत है, चुनांचे काफ़ी पॉपुलेशन है और उनके साथ सलूक वही होता है जो एक ज़माने में नहीं अब भी अमेरिका में स्याह फामों के साथ होता है, उनको कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता।
ए गजाली शब जो है ये पूरे एक अहद का मंजरनामा है, बहुत ही खूबसूरत नावल है। इसके किरदारों की जो ख्वाब हैं वो कमाल हैं। ख्वाबों की ताबीर जब वो नहीं पा सके और उसके बाद जो वापस लौटे तो वो जो ज़हनी कशमकश है उसका एक कमाल नक्शा तार साहब ने खींचा है। और उस निज़ाम के हवाले से उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ तमाम पर बात हुई है। एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव स्टडी है, बड़ा एक मारूजी तरीका कार इख्तियार किया गया है पूरे उस निज़ाम को, किस तरीके से वो अरूज उसको हासिल हुआ और कैसे फिर वो मुनज़्ज़म हुआ। ए गजाली शब जो है वो ज़रूर पढ़िएगा और अगली किस्त में मुलाकात होगी। गजाली शब पर मज़ीद सवालात हैं जो कि हमने तार सबसे करने हैं।